आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग सेफ होती है। जब भी आप ओपीडी में बैठते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो पेरिफेरी में प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं डॉक्टर्स पेरिफेरी वाले कि प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग फीमेल है, तो उसे कौन सी एंटीबायोटिक दें, कौन सा पेन किलर दें, कौन सी टेबलेट उसे पीपीआई में दें, एंटासिड में दें। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा इस वीडियो के दोस्तों दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जो एफडीए ने अप्रूव की है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। उस सेकंड पार्ट में बताऊंगा आपको कौन कौन सी मेडिसिन है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो दोस्तों, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग्स, ऐसी टेबलेट्स जो कि प्रेगनेंसी के अंदर सेफ हो, जिससे लैक्टेटिंग फीमेल हो या प्रेग्नेंट फीमेल हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, या तो पेशेंट का इम्प्लांटेशन का पीरियड हो या एम्ब्रॉयो का पीरियड हो या फिर पेशेंट का फिटस बन चुका हो, इन तीनों स्टेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सी ड्रग सेफ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने अगर कैटेगरी सी या डी की मेडिसिन दे दी तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कैटेगरी एक्स से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही सब बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। कौन सी ड्रग हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, मैं डॉक्टर अज़म्मिल आज आप लोगों को इस बारे में बताऊंगा। तो जो प्रेगनेंसी होती है दोस्तों, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि ड्रग थेरेपी को इफेक्ट करते हैं। प्रेग्नेंट जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो उसकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण जो हम मेडिसिन देते हैं वो जो ड्रग की जो इफेक्ट होता है उसे ड्रग थेरेपी जो देते हैं, हम मेडिसिन देते हैं, उसके इफेक्ट को कम करती है, ज़्यादा कर सकती है। वो कैसे होता है, अगर बात करें हम इसके एब्जॉर्प्शन की, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई ड्रग हम दे देंगे जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी होती है तो उससे पेशेंट में टेराटोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं। ये टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है प्रेगनेंसी जब फीमेल को रहती है तो जो बच्चा होता है, बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज होना, ग्रोथ में एबनॉर्मलिटीज होना, कोई बर्थ डिफेक्ट हो जाना, जिसे हम टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट को प्रिवेंट करना ही हमारा इस लेक्चर का उद्देश्य है। इस लेक्चर में आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे टेराटोजेनिसिटी बचा जा सकता है, कैसे टेराटोजेनिसिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छी मेडिसिन देके पेशेंट को, फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें दोस्तों होता क्या, एक्चुअली प्रेगनेंसी में बच्चे के साथ माँ को भी सेफ करना होता है, तो आप लोगों को ऐसी दवाई देनी है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में चेंजेस हो जाते हैं फीमेल की। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग होता है फीमेल में डिले हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और साथ में इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो ओरल ड्रग्स का इफेक्ट जो होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखना होती है उसमें। अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं एफडीए प्रेगनेंसी कैटेगरी। दोस्तों, एफडीए प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या होता है? एफडीए प्रेगनेंसी कैटेगरी का मतलब होता है, जो एफडीए होता है प्रेगनेंसी सेफ्टी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग, जो उसके अनुसार प्रेगनेंसी के अंदर कैटेगरीज बनाई गई है कि कौन सी दवाई कौन सी कैटेगरी में आएगी और कौन सी कैटेगरी दवा हमें कौन से ट्राइमेस्टर में देना है, कौन सी दवाई हार्म है, कौन सी दवाई सेफेस्ट कैटेगरी में आती है। तो इसे हम बोलते हैं एफडीए प्रेगनेंसी कैटेगरी। तो दोस्तों, इसके अंदर 5 कैटेगरी आती है, वो जो किस तरह होती है, कैटेगरी ए, बी, सी, डी और एक्स। 5 कैटेगरी होती है, ए, बी, सी, डी और एक्स। अभी आप लोगों को मैं 1 बाय 1 इन सारी कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा कि ये कैटेगरीज किस तरह की होती है और कौन सी कैटेगरी में कौन सी दवा आती है और कब हम उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कौन से पेशेंट को उसे प्रिस्क्राइब करना है और कौन से ट्राइमेस्टर में प्रिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी ए की। दोस्तों, जो कैटेगरी ए होती है वो क्या होती है, सेफेस्ट ड्रग होती है। कैटेगरी ए वाली जो ड्रग होती है सेफेस्ट ड्रग होती है। ये जो होती है कैटेगरी ए जो ड्रग्स होती हैं, ये ह्यूमंस पर स्टडी की जाती है इनकी, और जो इनका एनिमल पर स्टडीज नहीं हुआ है। ज़्यादातर ड्रग्स का क्या होता है, पहले एनिमल्स पे, मंकीज पे, या फिर जो रेट्स होते हैं, चूहे होते हैं, बंदर या चूहों पर पहले ड्रग्स को स्टडीज की जाती है, उनके ऊपर प्रूव की जाती है, उसके बाद ह्यूमंस बीइंग को दी जाती है, इंसान के ऊपर वो स्टडीज की जाती है। लेकिन जो कैटेगरी ए वाली जो दवाइयाँ हैं, जो कैटेगरी ए वाली जो मेडिसिन है, डायरेक्ट ह्यूमन पर स्टडी की गई है, इसलिए सेफेस्ट ड्रग है। और प्रेग्नेंट वुमेन में भी इनका स्टडी किया गया है, तो उसमें सेफेस्ट मानी गई है, सेफ मानी गई है, इसलिए हम कैटेगरी ए में डालते हैं। अगर बात करें कौन कौन सी ड्रग्स, कौन कौन सी मेडिसिन कैटेगरी ए में आती है, तो दोस्तों कैटेगरी ए में आती है हमारी जितनी प्रीनेटल प्रेगनेंसी वाले विटामिन से वो आते हैं, इसमें फोलिक एसिड की टेबलेट आती है, और एक टेबलेट आती है लिवोथायरोक्सिन जो हम हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें टेबलेट लिवोथायरोक्सिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जो प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल्स को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो हाइपोथायराइडिज्म से बचने के लिए, हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल रेंज में लाने के लिए टेबलेट लिवोथायरोक्सिन दी जाती है, जो कि कैटेगरी 1 की दवाई है, कैटेगरी 1 की मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ह्यूमन पे
स्टडीज की गई है, ना कि एनिमल्स पे। तो जो भी दवाइयाँ पहले इंसान पे स्टडी की जाती है, बाद में जानवर पे स्टडी उनका की जाती है, वो कैटेगरी 1 में आती है। और जो दवाइयाँ पहले जानवर पे स्टडी की जाती है, बाद में इंसान पे स्टडी उनकी होती है, उन्हें कैटेगरी बी में मानते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया पहले कैटेगरी ए सेफेस्ट ड्रग होती है, इंसान पे पहले स्टडी की गई है। और इनमें जो दवाई आती है प्रेगनेंसी के जितने विटामिन से सब आते हैं, इसमें फोलिक एसिड आती है, लियोथाक्सिन आती है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी। अभी हम बात करेंगे कैटेगरी बी की। दोस्तों जो कैटेगरी बी होती है, ये जो होती है पहले एनिमल पर इन्हें स्टडी किया गया है, और एनिमल में भी फीमेल एनिमल्स पे इस पे स्टडी किया गया है, और इसमें कोई ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट नहीं पाए गए, कोई दुष्प्रभाव नहीं पाए गए। कंजेनाइटल प्रेगनेंसी में होने वाले जो विकार है, जो दुष्प्रभाव है, जो एबनॉर्मलिटीज है, जो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है बच्चों में, वो नहीं देखा गया। इससे पहले कैटेगरी बी वाली दवाइयों को पहले जानवरों पे स्टडी किया गया है, ह्यूमन पे स्टडी नहीं किया गया है, इसलिए सेफ है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह के साइड इफेक्ट देखने नहीं मिले। तो कैटेगरी बी वाली दवाइयों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी बी में जो दवाई आती है वो आती है एंटीबायोटिक आती है। एंटीबायोटिक में कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन ग्रुप की। अगर मैं बता दूं आपको, तो आप इसमें जो है कि एमोक्सिसिलिन टेबलेट जो आती है कैटेगरी बी में आती है। तो कैटेगरी बी में अगर आपको किसी पेशेंट को टेबलेट प्रिस्क्राइब करना है, तो कैटेगरी बी की दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको याद रखना जो ये बात, कैटेगरी ए वाली डाइट ह्यूमन बीइंग पे, इंसानों पर स्टडी की गई है, और कैटेगरी बी जो है पहले जानवरों पे स्टडी की गई है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया, इसलिए हम इसे भी सेफ साइड ही मानते हैं। दोस्तों ये तो हुआ कैटेगरी बी। अभी मैं आप लोग बताऊंगा कैटेगरी सी के बारे में। दोस्तों जो कैटेगरी सी वाली दवाई होती है, ये क्या होती है, इनके रिस्क रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इनसे रिस्क हो सकते हैं पेशेंट को। तो इसमें क्या करते हैं हम, रिस्क बेनिफिट्स रेशियो को देख के उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं। जहाँ बहुत ही अर्जेंट हो, बहुत ही जरूरी हो देना, उस कंडीशन में से आप देना है, और वरना जहाँ तक ज़्यादातर हो इन्हें अवॉइड ही करना अपना आप लोगों को। तो कैटेगरी सी क्या होता है? कैटेगरी सी का मतलब होता है इससे रिस्क हो सकते हैं पेशेंट के, इसमें रिस्क रूल आउट नहीं कर सकते हम। जब इसे अप्रूव किया जाता है तो रिस्क में क्लियरेंस नहीं होता है इसमें, तो इसमें रिस्क को रूल आउट नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिस्क बेनिफिशियल जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे दे सकते हैं। अगर बात करें इसके एग्जांपल की, कौन कौन सी मेडिसिन कैटेगरी सी में आती है जो एफडीए प्रेगनेंसी की होती है उसके अंदर, तो इसमें आती है एल्बुटरॉल और हमारी गाबापेंटिन। जो एल्बुटरॉल होती है वो हम यूज़ करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट में एज अ ब्रोंकोडायलेटर। उसमें जो ब्रीथलेसनेस होती है पेशेंट को, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसे सडन ऑनसेट एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा हो गया, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पेशेंट को, तभी आपको एल्बुटरॉल का यूज़ करना है, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, अपने गायनिक से कंसल्ट करने के बाद, अदरवाइज यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबलेट आती है इसमें आती है दोस्तों, जो दवाई आती है वो होती है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन जो हम यूज़ करते हैं वो नर्मो पेन में यूज़ करते हैं, जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसके लिए गाबापेंटिन टेबलेट का यूज़ किया जाता है, जो कि कैटेगरी सी की दवाई है, और जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ है। जहाँ तक हो सके आप लोग को इन दवाई से बचना है। ये तो हुआ दोस्तों कैटेगरी सी के बारे में। अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं कैटेगरी डी के बारे में। दोस्तों कैटेगरी डी क्या होता है? कैटेगरी डी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव एविडेंस होता है रिस्क ऑफ फीटस एबनॉर्मलिटीज के बारे में, फीटल डेंजर्स के बारे में। तो आपको हमेशा याद रखना है कैटेगरी डी वाली दवाई प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके हमारे पास पॉजिटिव एविडेंस होते हैं जो कि फीटस को नुकसान पहुंचाती है। ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा टेरेटोजेनिसिटी होती है, जो टेरेटोजेनिसिटी कैटेगरी की होती है हमारी कैटेगरी डी वाली दवाइयाँ। तो इससे टेरेटोजेनिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है बेबी को, तो आपको ध्यान रखना है दवाइयाँ बच्चे को प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देना है। अगर बात करें एग्जांपल कौन कौन सी है कैटेगरी डी की दवाई, तो कैटेगरी डी में हमारी आती है एंटीप्लेटिक्स मेडिसिन, एंटी कन्वल्जेंट, जैसे कि हमारा फेनिटोइन जो एप्सोलिन नाम से मिलता है, एप्टोइन नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो फेनिटोइन आपको यूज़ नहीं करना है, जो कि एंटी कन्वल्जेंट है। सेकंड जो आती है इसमें होती है वोल्प्रिक एसिड का भी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक एंटी कन्वल्जेंट है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इन दवाइयों का आपको यूज़ नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को, माँ को अगर सीजर आते हैं, तो उसमें आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करना है, वो भी डॉक्टर के सलाह के बाद ही, एडवाइस के बाद ही। ये दवाइयाँ आपको क्लिनिक पर डे केयर में यूज़ नहीं करना है, इन्हें पेशेंट को IPD एडमिट करके ही देना है। तो दोस्तों ये होती है कैटेगरी डी। अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं कैटेगरी एक्स के बारे में, जो लास्ट कैटेगरी है FDA की प्रेगनेंसी के अंदर। तो अगर बात करें कैटेगरी एक्स की, तो दोस्तों कैटेगरी एक्स जो होती है कम्प्लीटली फुल्ली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि इससे रिस्क टू हार्म फीटस डेवलपमेंट, पेशेंट का जो फीमेल बच्चे का जो प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चा होता है उसके
डेवलपमेंट में हार्म पहुंचाने का इसमें 100% चांसेस होते हैं। तो आपको याद रखना है कैटेगरी एक्स जो होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर, इससे हार्म होता है, रिस्क होता है फीटस डेवलपमेंट का। इस वाली दवाइयाँ आपको बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी वाली फीमेल में कुछ भी हो आपको ये दवाइयाँ नहीं देना है, इससे बहुत ही ज़्यादा टेरेटोजेनिसिटी पेशेंट को बच्चे को हो सकती है। तो आपको कैटेगरी डी और कैटेगरी एक्स जो 4th 5th नंबर वाली कैटेगरी, दोनों को अवॉइड करना है, दोनों को बिल्कुल नहीं देना प्रेगनेंसी के अंदर। दोस्तों अगर बात करें एग्जांपल की कौन सी दवाइयाँ हैं जो कैटेगरी एक्स में आती है, तो इसके अंदर आती है हमारी आइसोट्रेटनोइन और सेकंड जो आती है हमारी थैलिडोमाइड। जो आइसोट्रेटनोइन होती है वो हम जो एक्नी होती है, एक्नी वाले जो पेशेंट होते हैं, पिंपल्स वाले जो पेशेंट हैं, ज़्यादातर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा यूज़ की जाती है। सेकंड जो होती है दवाई होती है थैलिडोमाइड्स जो दवाई होती है दोस्तों लेप्रोसी वाले पेशेंट में यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर बात करें कहाँ यूज़ की जाती है, मल्टीपल माइलोमा में इन दवाइयों का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये 2 दवाइयाँ होती है आइसोट्रेटनोइन और थैलिडोमाइड। थर्ड जो इसमें मेडिसिन आती है वो आती है दोस्तों वारफेरिन कैटेगरी एक्स में। तो वारफेरिन का भी आपको यूज़ नहीं करना है। वारफेरिन एक ब्लड थिनर है जो कि ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, जो फीटस का जो प्लेसेंटा होता है उसको क्रॉस कर जाती है और अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको कैटेगरी एक्स और कैटेगरी डी वाली दवाइयाँ यूज़ नहीं करना है प्रेग्नेंट फीमेल में। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको जो FDA की जो ड्रग कैटेगरी है प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी यूज़ की जाती है उसके बारे में। कौन सी कैटेगरी, 5 कैटेगरी मैंने आप लोग बताई इसमें, कैटेगरी 1, कैटेगरी A, B, C, D और X। अभी आप लोगों को एक रिकैप कराता हूँ मैं। कैटेगरी A जो होती है कि ह्यूमन्स पे इनका स्टडी की जाती है, एनिमल्स पे स्टडी नहीं की जाती है, इसलिए बहुत ही सेफेस्ट है। प्रेगनेंसी के दौरान इसमें फीटस डेवलपमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। कैटेगरी बी जो होती है पहले एनिमल्स पे इनकी स्टडी की गई है और ये सेफ मानी गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। इनसे बच्चों को जो फिटस होता है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने नहीं मिले, तो इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी सी जो होती है, कैटेगरी सी में हम जो है कि रिस्क रूल आउट नहीं कर सकते हैं और इसके रिस्क रेशियो को देखकर हम पेशेंट को इसे दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें कैटेगरी डी, तो कैटेगरी डी के हमारे पास पॉजिटिव एविडेंस होते हैं, रिस्क का फीटस को हार्म पहुंचा सकती है, इसलिए आपको इसे नहीं देना है। वहीं अगर बात करें हम कैटेगरी एक्स की, तो जो कैटेगरी एक्स होती है कम्प्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी में, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है फीटस डेवलपमेंट में। इससे कैटेगरी ए, बी, सी आप यूज़ कर सकते हैं। ए और बी तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, सी का बहुत ज़्यादा लगे तभी यूज़ करना है गायनिक के अकॉर्डिंग, और डी और एक्स तो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और मेरे साथ में आप लोग को इनके एग्जांपल बताएं। अगर दोस्तों अगर बात करते हैं कि अगर हम कैटेगरी डी और एक्स मेडिसिन गलती से पेशेंट को दे देते हैं तो उससे जो फीटस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों उसके पहले मैं आप लोग बता देता हूँ जो बच्चा बनता है उसकी क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रायो होता है, उसके बाद फीटस बच्चा बनता है। जो एम्ब्रायो जो पीरियड होता है वो 3 to 8 वीक्स का होता है, 3 से 8 हफ्ते का होता है। एम्ब्रायो वाला जो पीरियड होता है ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे का ऑर्गोनोजेनेसिस होता है, इसके अंदर बच्चे के जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रायो वाला जो ट्राइमेस्टर होता है 3 to 8 वीक का, उसके अंदर अगर आप बच्चे को माँ को अगर ये दवाई दे देते हैं कैटेगरी डी और सी वाली, तो उससे क्या होगा, ऑर्गोनोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, बच्चे के ऑर्गन नहीं बन पाएंगे प्रॉपर। ऑर्गन बनने में पेशेंट को इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट के जो बच्चा होता है उसके ऑर्गन बनने में इफेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैटेगरी डी और एक्स वाली मेडिसिन आपको पेशेंट को बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करना है। अगर बात करें ये तो आप वही 3 to 8 वीक के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर आप ये फीटस बन जाता है लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में अगर ये मेडिसिन दे देंगे कैटेगरी डी और एक्स की, तो उससे क्या होगा, तो उससे बच्चे की ग्रोथ में इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बच्चे की ग्रोथ में इफेक्ट हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कौन सी दवाई कब देना है। तो दोस्तों इस लेक्चर में आप लोगों को यही बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवाई हमें देना है और कौन सी कैटेगरी से। अभी मैंने आप लोगों को 5 कैटेगरी बताई, 5 कैटेगरी के अंदर क्या क्या हो सकता है वो बताया। अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं प्रेगनेंसी के अंदर हम कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं।